उन्होंने आगे खड़ी मर्सिडीज एस का दरवाजा खोला और मुझसे वापस जाकर हालात की कमान संभालने की गुहार की। मैं मुड़कर चला गया और सिर्फ इतना कहा, आज के बाद इस दुनिया में फिर कभी गुओ जियांगलोंग नहीं होगा। 15 साल पहले नदी किनारे में अकेला था, हाथ में सिर्फ एक चाकू। मैंने अकेले 1000 लोगों का सामना किया था। आधी नदी खून से लाल हो गई थी। दुनिया मुझे गुओ जियांगलोंग के नाम से जानती थी। लेकिन जब मेरी गर्भवती प्रेमिका मुझसे जेल में मिलने आई, तभी मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूँ। क्योंकि मैंने किसी की जान ली थी, इसलिए कोई भी संस्था मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैं अपनी उस बेटी के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था जिससे मैं 15 साल से नहीं मिला था। संयोग से मेरी पत्नी शिकायत कर रही थी कि स्कूल के कैंटीन का मालिक बहुत बुरा है। वह अक्सर बच्चों के खाने में से मांस कम कर देता था। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने स्कूल के गेट पर डिब्बा बंद खाना बेचने का ठेला लगा लिया। मेरे खाने की गुणवत्ता अच्छी थी और कीमत भी उचित, इसलिए बहुत से छात्र मेरा खाना खरीदने लगे। लेकिन मेरी बेटी नुओ वैसी सीधी सादी लड़की नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। छोटी उम्र में ही वह कुछ बिगड़ी हुई लड़कियों के साथ घूमती थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगीं। अरे, वो तुम्हारा जेल काट कर आया बाप नहीं है। अंकल, सुना है आपने कबाड़ चुराते वक्त बिजली की केबल काट दी थी और उसी वजह से 15 साल जेल में रहे। आप तो बड़े बदकिस्मत निकले। वे सब फिर ठहाके लगाने लगी। नुओ को सिर्फ शर्म महसूस हो रही थी। वह तेजी से मेरे पास आई और विनती भरे स्वर में बोली, क्या आप यहाँ आकर मेरी बेइज्जती करना बंद कर सकते हैं? आपकी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत नहीं रहती। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने उसे एक डिब्बा पकड़ाते हुए नरमी से कहा, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें कैंटीन का खाना पसंद नहीं है। इसमें तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हैं। दफा हो जाइए। नुओ ने गुस्से में खाना मेरे ऊपर फेंक दिया। वह कांप रही थी। मेरी बेइज्जती करना बंद करो। बचपन से ही तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम जेल में थे, मुझे बिना बाप की लड़की की तरह जीना पड़ा। लोग मुझे तंग करते थे। अब जाकर मेरे कुछ दोस्त बने हैं और तुम फिर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। उसी समय एक लाल बालों वाली लड़की हंसते हुए बोली, अंकल, आपने अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे बड़े भाई ने किसी की टांग तोड़ दी थी। उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। आपने तो बस कबाड़ चोरी किया था और 15 साल जेल में रहे। ये तो बहुत डरावनी बात है। सब फिर जोर जोर से हंस पड़े। मेरे असली अपराध के बारे में मेरी पत्नी ने कभी बेटी को नहीं बताया था। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए था कि वह गुओ जियांगलोंग की बेटी है, वरना अनगिनत दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते। मैंने चेहरे से चावल और सब्जी के टुकड़े पोंछे और धीरे से कहा, जेल जाना कोई गर्व की बात नहीं है। तुम लोगों को अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने फिर एक और डिब्बा नुओ की ओर बढ़ाया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ऐसे जेल काट कर आए बाप होना ही सबसे शर्मनाक बात है। उसी समय कैंटीन का मालिक कुछ लोगों को लेकर जल्दी जल्दी मेरी ओर आया। उसने मेरा खाना उठाकर जमीन पर पटक दिया और मेरी ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया, मेरे कैंटीन का धंधा छीन रहा है? क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यहाँ खाना बेचने की हिम्मत मत करना? अगर फिर आया तो जान से मार दूंगा। मैं झुककर जमीन पर गिरे खाने को उठाने लगा। माफ कीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। कैंटीन मालिक ने मुझे लात मार दी। क्या मैंने तुझे दूसरी बार नहीं कहा था? नुओ, देखो तुम्हारे बाप को पीटा जा रहा है। नुओ मुझे घूरती रही। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मुझे पता था कि वह चाहती थी कि मैं पलट कर जवाब दूं, लेकिन मैं अब लड़ाई नहीं कर सकता था। मैंने ईमानदारी से कहा, बॉस, हम दोनों 15 युआन की थाली बेचते हैं। मैंने आपसे कम दाम नहीं रखा। इसे आपका धंधा छीनना कैसे कह सकते हैं? बच्चे सिर्फ थोड़ा बेहतर खाना खाना चाहते हैं। वह ठंडी हंसी हंसा। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे कैंटीन का खाना खराब है? देखते हैं तुम्हारा खाना कितना अच्छा है। उसके साथ आया एक ताकतवर आदमी आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मालिक की बात सुनी, उसने मेरा पूरा ठेला उलट दिया। कई बड़े बड़े बर्तन जमीन पर बिखर गए। सारी सब्जियां और खाना मेरे ऊपर गिर गया। मालिक झुककर मेरे बाल पकड़ते हुए बोला, हरामजादे, दर्जनों अभिभावकों ने शिकायत की, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और अब तू मुझे गिराने आया है? पता है मेरे कितने बड़े लोगों से संबंध है? बॉस, अगर आपको मेरा ठेला पसंद नहीं है तो मैं दूर चला जाता हूँ, ठीक है? मेरी लगातार नरमी देखकर नुओ और नाराज हो गई। वह दांत पीसते हुए चिल्लाई, पापा आप सच में? लेकिन उसके बोलने से पहले ही लाल बालों वाली लड़की ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, कैंटीन मालिक ने नुओ को घूर कर देखा। वह ठंडे स्वर में बोला, इतनी आसानी से जाना चाहता है? पहले मुआवजे की बात करते हैं। सुना है तू रोज 300 डिब्बे बेचता है। इसका मतलब है कि मेरी रोज 300 ग्राहकों की हानि हुई। 15 युआन प्रति डिब्बा के हिसाब से एक दिन का नुकसान 4500। 10 दिन से बैठा है, यानी कुल 45,000। अभी पैसे निकाल। मैं स्तब्ध रह गया। बॉस, यह तो सीधी सीधी ज्यादती है। वह फिर हंसा और बगल वाले ताकतवर आदमी से बोला, इसने मेरा इतना नुकसान किया है और अब पैसे भी नहीं देना चाहता। अब क्या करें? वह आदमी झुककर जमीन से शिमला मिर्च और मांस वाली सब्जी उठाने लगा। उसने कहा, इसमें तो शिमला मिर्च से ज्यादा मांस है। ऐसे धंधा करता है? तुझे सच में किसी सजा का डर नहीं? यह कहकर उसने मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आसपास खड़े छात्र यह सब देख रहे थे। वे भी नाराज थे। खुद घटिया खाना बेचता है और दूसरे को बेचने भी नहीं देता। लेकिन यह ठेले वाला भी बड़ा डरपोक है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कब का हाथ उठा देता। जो डरपोक होता है वही सताया जाता है। मैं किसी तरह उठकर बैठा, चेहरे से मिर्च का रस पहुंचा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने नुओ का निराश चेहरा दिखाई दिया। अब जब कोई तुम्हें मारता है तब भी तुम जवाब नहीं देते? कैंटीन मालिक झुंझलाकर बोला, छोकरी, तुझे इससे क्या लेना देना? एक शब्द और बोली तो किसी से कहकर तेरा स्कूल से नाम कटवा दूंगा। नहीं बॉस, मैंने तुरंत उसका
उसका हाथ पकड़ लिया। बॉस, मैं अभी चला जाता हूँ, मुआवजा चाहिए ना? मेरे पास पूरी रकम नहीं है, आप अपना मुनाफा बता दीजिए, मैं उसी के हिसाब से भरपाई कर दूंगा। कैंटीन मालिक का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वह मेरे कान के पास आकर बोला, तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैं तुझे अपना मुनाफा बता दूं, फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा? इतना कहने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने हाथ उठाकर मेरे चेहरे पर जोरदार 2 थप्पड़ मारे। नुओ मुझे थप्पड़ खाते देख भड़क उठी। वह चिल्लाई, एक बार तो पलट कर मारो, और कितनी बेइज्जती कराओगे? कैंटीन मालिक पहले ही नुओ से तंग आ चुका था। उसने अधीर होकर उसकी ओर इशारा किया और अपने साथ आए ताकतवर आदमी से कहा, जाओ उस बदतमीज लड़की को घसीट कर यहाँ लाओ। ताकतवर आदमी मुड़कर उसकी ओर बढ़ा। वह नुओ की ओर बढ़ा। लाल बालों वाली लड़की डर के मारे तुरंत पीछे हट गई और साफ कर दिया कि उसका नुओ से कोई संबंध नहीं है। मैं घबरा गया और जल्दी से उठकर नुओ की तरफ दौड़ा, लेकिन कैंटीन मालिक ने मेरे कपड़े पकड़ लिए। मैंने वैसे भी सिर्फ एक शर्ट पहन रखी थी। उसने जैसे ही जोर से खींचा, मेरी शर्ट फट गई। मेरे शरीर पर बने टैटू सबके सामने दिखाई देने लगे। क्षितिगर्भ राजा दीजांग वांग का टैटू। वह ताकतवर आदमी भी आंखें फाड़ कर देखने लगा। क्या यह गोजियांगलोंग का टैटू नहीं है? कैंटीन मालिक अविश्वास में मेरे टैटू को हाथ लगाकर रगड़ने लगा। कहीं यह नकली टैटू तो नहीं? उसने 2 बार जोर से रगड़ा, लेकिन टैटू नहीं मिटा। तू तो बस खाना बेचने वाला है। तूने गोजियांगलोंग वाला क्षितिगर्भ राजा का टैटू बनवा लिया। ताकतवर आदमी चिंता में बोला, बॉस, कहीं यह सचमुच गोजियांगलोंग तो नहीं है? सुना है वह हाल ही में जेल से बाहर आया है। कैंटीन मालिक ने आंखें घुमाई। युआनदा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी आज तक गोजियांगलोंग के लिए खाली रखी गई है। तुझे क्या लगता है कोई आदमी चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर यहाँ खाना बेचने आएगा? बात करते करते उसने अचानक मेरे पेट में घूंसा मार दिया। तेरी हिम्मत तो देख। उस समय गोजियांगलोंग अकेले एक चाकू लेकर 1000 लोगों का सामना करता था, और तू बस एक मरने लायक कचरा है। उसने मोबाइल निकालकर मेरी तस्वीर खींची। तू गया काम से? मैं तेरी फोटो युआनदा ग्रुप में अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, वे अभी यहाँ पहुँचेंगे। अब तू सचमुच मर गया। नुओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मुझे देखती रही। मैंने जबरन मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम घर चली जाओ। अचानक नुओ रो पड़ी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम तो सिर्फ कबाड़ चोरी करने वाले आदमी हो। अपने शरीर पर यह क्षितिगर्भ राजा का टैटू क्यों बनवाया? तुम जानते भी हो इन सालों में कितने लोगों ने खुद को गोजियांगलोंग बताकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की। सबको युआनदा ग्रुप वालों ने खत्म कर दिया। तुम जल्दी भाग जाओ। मैं स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। क्या वह मेरी चिंता कर रही थी? भले ही वह मुझे एक निकम्मा पिता समझती थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो। उसे मेरी चिंता करते देखकर मेरे दिल में अपराध बोध और भी गहरा हो गया। कैंटीन मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भागने की कोशिश मत कर। पहले तो मैं सिर्फ तुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन किसने सोचा था कि तू खुद मौत को बुला लेगा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने बड़े आराम से फोन उठाया। हेलो भाई। हाँ, वही आदमी है। उसे मैंने ही पीटा है। तुम आ रहे हो क्या? अचानक वह रुक गया। क्या कहा? युआनदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी लोग आ रहे हैं। उसकी आंखें फैल गईं। वह स्तब्ध होकर मुझे देखने लगा। पूरा मैदान हैरानी से भर गया। ताकतवर आदमी ने अविश्वास से पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? कैंटीन मालिक बोला, इतने बड़े लोगों को मैं कैसे जान सकता हूँ, लेकिन अभी उनका फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वे तुरंत पहुँच रहे हैं। ताकतवर आदमी भावुक होकर बोला, कमाल है, सिर्फ उनके बड़े भाई की नकल करने भर से उन सबको खुद आना पड़ा। कैंटीन मालिक ने ठंडे स्वर में मुझसे कहा, लगता है गोजियांगलोंग की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कोई भी छोटा मोटा आदमी उसे चुनौती नहीं दे सकता। अब तुझे पता चलेगा कि मौत कैसे लिखी जाती है। नुओ लगभग टूट चुकी थी। वह कैंटीन मालिक की धमकियों की परवाह किए बिना मेरे पास दौड़ कर आई और मुझे जोर से धक्का दिया। रोते हुए बोली, भाग जाओ, तुम पहले ही मेरी माँ से 15 साल छीन चुके हो। क्या अब उसे विधवा भी बनाना चाहते हो? मैं टूट चुकी नुओ को देखता रहा। दिल में फिर एक टीस उठी। सब मेरी गलती थी। मेरी वजह से माँ बेटी ने 15 साल तक कष्ट झेले थे। नुओ रोते हुए कैंटीन मालिक से बोली, कृपया लोगों को मत बुलाइए। वह सिर्फ कबाड़ चोरी करने वाला आदमी है। वह गोजियांगलोंग को जानता तक नहीं। 15 साल पहले उसने गलती से बिजली की केबल काट दी थी और जेल चला गया था। जब वह जेल गया था तब उसने उस बड़े आदमी की कहानी तक नहीं सुनी थी। वह जानबूझकर उसकी नकल नहीं कर रहा। ये बस एक संयोग है। कैंटीन मालिक पहले तो चौंका, फिर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, हंसी से मर जाऊंगा मैं। कबाड़ चोरी करने के कारण जेल गया था? इससे भी ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है क्या? नुओ का चेहरा अपमान से लाल हो गया। फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर ले जाने लगी। लेकिन मालिक ने तुरंत अपने लोगों को रास्ता रोकने का इशारा किया। वह हंसते हुए बोला, इतनी आसानी से जाना चाहते हो? युआनदा बहुत पहले घोषणा कर चुका है कि जो भी फिर से क्षितिगर्भ राजा का टैटू बनवाएगा वह खुलेआम उनका दुश्मन माना जाएगा। नुओ रोते हुए बोली, मैंने कहा ना, उसने यह टैटू कई साल पहले बनवाया था। मालिक मुस्कुराया। वह निर्दोष है या नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आज तू मर गया तो अगले जन्म में याद रखना, दूसरों का धंधा मत छीनना। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। नुओ घबराकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अपनी उन सहेलियों की तरफ देखा और टूटे हुए स्वर में बोली, क्या तुम लोग हमारी मदद नहीं करोगी? लेकिन उन लड़कियों में से कोई कुछ नहीं बोली। आखिर लाल बालों वाली लड़की ने कहा, क्या हमारी तुम्हारे साथ इतनी अच्छी दोस्ती है? नुओ स्तब्ध रह गई। वह बुदबुदाई, हमने तो कसम खाई थी। लाल बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में अच्छी दोस्त हो तो इस समय हमें मुसीबत में मत डालो। इतने बड़े लोगों को नाराज करके हमें भी साथ डुबोना चाहती हो? तुम हमारी बहन कहलाने लायक नहीं हो। उसके बोलते ही बाकी लड़कियां भी बोलने लगी। हाँ, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ मरें? फिर भी
भी कहती हो कि हमने कसम खाई थी। रोजमर्रा की मस्ती अलग बात है, लेकिन कौन सचमुच तुम्हारे साथ मरने जाएगा। मैं युआंदा को नाराज नहीं कर सकती। नुओनुओ रोते हुए बोली, मैं तुमसे युआंदा के खिलाफ जाने को नहीं कह रही, बस हमारी मदद कर दो, हमें जाने दो। लेकिन उसकी कोई भी दोस्त एक शब्द नहीं बोली। मुझे पता था कि इस समय नुओनुओ की पूरी दुनिया टूट चुकी थी, लेकिन मुझे सिर्फ उसके लिए दर्द महसूस हो रहा था। 15 साल जेल में रहने के बाद मैं समझ सकता था कि इन सालों में नुओनुओ ने कितनी यातनाएं सही होंगी। वह बस दोबारा सताई नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह इन गुंडी लड़कियों के साथ घूमती थी ताकि समूह में रहकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। भावनाओं में बहकर नुओनुओ भीड़ को चीरकर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका नाजुक शरीर इन आदमियों का मुकाबला कैसे कर सकता था। कैंटीन मालिक झुंझलाकर हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ नुओनुओ के चेहरे पर मारने के लिए बढ़ा। छोकरी थोड़ा चुप नहीं रह सकती, लेकिन थप्पड़ उसके चेहरे तक पहुंचने से पहले मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कैंटीन मालिक चौंक गया। उसने अविश्वास से कहा, क्या तू पलटकर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था कि मैं अब लड़ाई नहीं करता। वह घमंड से बोला, तो फिर मेरा हाथ छोड़। मैंने सिर हिलाया। तुम मुझे जितना चाहो मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैंटीन मालिक जोर से हंस पड़ा। एक खाना बेचने वाला आदमी मुझे धमकी दे रहा है। अच्छा, तुझे पसंद नहीं कि मैं इस लड़की को मारूं? तो पहले तेरे सामने ही इसे मारता हूं। हालांकि उसका हाथ मैंने पकड़ रखा था, फिर भी उसने तुरंत नुओनुओ को लात मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे भी तेज था। जैसे ही उसने पैर उठाया, मैंने उसकी दूसरी टांग पर लात मार दी। वह तुरंत संतुलन खो बैठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कैंटीन मालिक की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह उठकर गुस्से से चिल्लाया, हरामी, आज मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तुझे युआंदा वालों के हवाले कर दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही वह ताकतवर आदमी बाकी लोगों को लेकर मेरी ओर टूट पड़ा। नुओनुओ घबरा गई। भीड़ में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर रोते हुए उसने मुझसे कहा, भागो। मैंने उन लोगों की ओर देखा जो मेरी तरफ दौड़ रहे थे, फिर एक लंबी सांस ली। मैंने हाथ बढ़ाकर नुओनुओ के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और नरम स्वर में कहा, क्या तुम गोजियांगलोंग की बहुत प्रशंसा करती हो? वह एक पल के लिए ठिठक गई। मैंने धीरे से कहा, तो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वह ताकतवर आदमी मेरे सामने पहुंच चुका था। उसने मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश की। मैंने न तो बचाव किया और न ही पीछे हटा। मैंने बस एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने चाहे जितनी ताकत लगाई, उसकी मुट्ठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। जब बाकी लोगों ने देखा कि उनका नेता दबा दिया गया है, तो वे सब मुझे घेर कर एक साथ हमला करने दौड़े, लेकिन मैंने बस उस ताकतवर आदमी को उठा लिया और जोर से उनकी तरफ फेंक दिया। वह अपने साथियों के ऊपर जा गिरा। कई लोग एक साथ गिर पड़े। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंज उठी। कैंटीन मालिक घबरा गया और जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, तुम लोग इतने सारे हो, क्या एक खाना बेचने वाले को भी नहीं हरा सकते? नुओनुओ ने मौका देखा और तुरंत मेरा हाथ पकड़कर भागने लगी, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। नुओनुओ घबराकर बोली, चलो, अगर युआंदा वाले आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर हम अभी चले गए तो वे बाद में फिर परेशानी खड़ी करेंगे। बेहतर है कि आज ही सब खत्म कर दिया जाए। नुओनुओ बेचैनी से बोली, बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले अपनी जान बचाओ। मैंने धीरे से कहा, मैंने किसी की नकल नहीं की है। वह हैरानी से मुझे देखने लगी। मुझे पता था कि आज सच छिप नहीं सकेगा। उसी समय अचानक आसमान से शोर की आवाज आने लगी। लोगों ने हैरानी से ऊपर देखा। 2 हेलीकॉप्टर हमारी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, युआंदा ग्रुप। कैंटीन मालिक खुशी से पागल हो गया। उसने मेरी ओर उंगली दिखाते हुए उत्साह से कहा, तू बहुत लड़ सकता है ना? मैं बता रहा हूँ, तू खत्म हो गया। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तमाशा देखने वाली भीड़ दोनों तरफ हट गई। सड़क के अंत से एक के बाद एक रोल्स रॉयस और मायबाग कारें आती दिखाई दी। इतना बड़ा काफिला देखकर नुओनुओ का पूरा शरीर कांपने लगा। वह रोते हुए मुझसे बोली, मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है। वह 15 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही। वह हमेशा कहती थी कि मैं तुमसे नफरत न करूं। कहती थी कि तुम एक भरोसेमंद आदमी हो, लेकिन तुम आखिर कहां से भरोसेमंद हो? तुम हमेशा अपने लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेते हो। मैंने भारी मन से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने दोनों हाथों से नुओनुओ का चेहरा थाम लिया। उस पल मेरे दिल में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उसे चीर रहा हो। काफिला रुक गया। मेरे भाई कारों से उतरने लगे। एक एक करके वे मेरी ओर बढ़े। कैंटीन मालिक तुरंत भागकर उनके पास गया। उत्साहित होकर बोला, साहब लोग, यही है वह। उसने मेरी ओर उंगली दिखाते हुए बढ़ा चढ़ाकर कहा, यही आदमी गोजियांगलोंग बनकर घूम रहा है। मैंने सुना तो सोचा कि युआंदा की तरफ से इसे सबक सिखा दूं, लेकिन इसने तो युआंदा को भी कुछ नहीं समझा। यह तो भागने की भी कोशिश कर रहा था। आसपास के लोग उत्साह से बातें करने लगे, ये युआंदा ग्रुप है। हे भगवान, अब यह आदमी गया काम से। आम दिनों में तो इन बड़े लोगों की झलक तक नहीं मिलती। आज सब एक साथ आ गए हैं। कमाल है। काश मैं भी जाकर इनमें से किसी को अपना बड़ा भाई बना लेता। पागल मत बन। क्या तुम्हें लगता है कि ये गली के गुंडों का खेल है? यहाँ तक कि वे लड़कियां भी जो पहले नुओनुओ के साथ घूमती थीं, अब उत्साह से मोबाइल निकालकर हमारी वीडियो बनाने लगी। उनकी यह अवसरवादी कमजोरी मुझे दयनीय और हास्यास्पद लगी। नुओनुओ के तथाकथित दोस्तों से अलग मेरे भाई मेरी ओर देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। वे सब मेरे साथ खून पसीना बहाने वाले भाई थे। मैं 15 साल जेल में रहा और वे 15 साल तक मेरा इंतजार करते रहे। 5400 से अधिक दिन। उनकी निष्ठा कभी नहीं बदली। वे सिर्फ मेरे बाहर आने का इंतजार करते रहे ताकि सब कुछ मुझे सौंप सकें। मैंने सोचा था कि शायद उनसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने हमें फिर मिला
खिला दिया, और वह भी ऐसे खास मौके पर। कैंटीन मालिक अब भी बोलता जा रहा था, मैंने तो युआनदा की इज्जत बचाने के लिए इसे जी जान से पीटा था। इसकी हालत देखिए, इसे मैंने ही ऐसा बनाया है। नुओनुओ ने देखा कि वे लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। वह घबरा गई, कांपते हुए बोली, साहब लोग मेरी बात सुनिए, ये मेरे पापा हैं। वह बहुत साल पहले जेल गए थे। ये टैटू भी बहुत पुराना है। जब वह वापस आए तब मैं उनसे नफरत करती थी, क्योंकि वे जेल में रहे थे, इसलिए मैं उनसे दूर रहती थी। आज पहली बार मैंने उनका टैटू देखा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें जरूर रोकती। जितना वह बोलती गई उतनी ही डरी हुई लगने लगी। फिर भी वह मेरे सामने खड़ी रही। वह टूटे हुए स्वर में बोली, मेरी माँ सच में उनका बहुत इंतजार करती रही है। उनका युआनदा को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कभी गोजियांगलोंग बनने की कोशिश भी नहीं की। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों के सामने घुटने टेकती हूँ। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मैं चाहता था कि वह मुझे पहले की तरह नापसंद ही करती रहती। तभी कैंटीन मालिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी दया की कीमत ही क्या है? लेकिन उसके शब्द खत्म होते ही युआनदा ग्रुप के सभी निदेशक अचानक एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने नुओनुओ का प्रणाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उस पल हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी निदेशकों ने एक साथ सम्मान पूर्वक कहा, बड़ी बहन, बड़ी मालिक। अचानक हुए इस बदलाव से नुओनुओ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कैंटीन मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा कर चिल्लाया, भाई, क्या मैंने गलत आदमी को पहचान लिया? वह तो सिर्फ खाना बेचने वाला था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके अपने आदमी उसे पकड़कर जमीन पर दबा चुके थे। वे लाल आंखों से गरजते हुए बोले, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कैंटीन मालिक डर के मारे चीख उठा, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं नुओनुओ के पास गया और उसे उठाकर खड़ा किया। नुओनुओ खड़ी हो गई, लेकिन सारे निदेशक अब भी घुटनों के बल बैठे रहे। जब तक मैं कुछ न कहूं, उनमें से कोई उठने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नुओनुओ ने घबराकर लार निकली और मूर्खतापूर्ण हैरानी में पूछा, क्या मैं गोजियांगलोंग की बेटी हूँ? मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने यह बात इतने साल तुमसे छिपाई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा और पूछा, 15 साल पहले क्या वह कहानी सच है, जब तुमने अकेले एक चाकू लेकर 1000 लोगों का सामना किया था और आधी नदी को खून से रंग दिया था? एक आदमी आखिर 1000 लोगों से कैसे लड़ सकता है? मैंने जवाब दिया, हाँ वह सच है, लेकिन पहले इस आदमी का मामला खत्म कर लें, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैंने कैंटीन मालिक की ओर नजर डाली। मेरे भाइयों ने तुरंत मेरा इशारा समझ लिया। वे उसे घसीटकर मेरे सामने ले आए। कैंटीन मालिक डर से मरने वाला था। वह मदद के लिए चीख रहा था। एक मरे हुए कुत्ते की तरह उसे जमीन पर घसीटा जा रहा था। वहीं वह ताकतवर आदमी भी पूरी तरह सुन्न हो चुका था। जो कुछ देर पहले बहुत उग्र था, अब उसके पैर कांप रहे थे। वह हकलाते हुए भीड़ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर इतना गहरा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। शायद उसने पहले बहुत बुरे काम किए थे। शायद उसने कई खतरनाक लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के अनुभव किए गए हर भय से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। जैसे मेरा नाम। जिस क्षण उसे मेरा नाम पता चला, उसी क्षण उसका साहस टूट गया। जब इंसान अत्यधिक भय में होता है तो उसके पैरों का कांपना उसके नियंत्रण में नहीं रहता। वह पहले भाग रहा था, लेकिन उसके पैर लगातार कमजोर होते गए और आखिरकार वह सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह पागलों की तरह अपनी टांगों पर मुक्के मारने लगा। खुद से खड़ा होने की गुहार करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे सामने खड़े होने का साहस वह पूरी तरह खो चुका था। मेरे भाई उसे पकड़ चुके थे और उसे घसीटते हुए मेरी तरफ ला रहे थे। उसके साथ उसके सारे आदमी भी थे। मैंने एक नजर लाल बालों वाली लड़की पर डाली और यूं ही कहा, उन कुछ लोगों को भी यहाँ ले आओ। जो लाल बालों वाली लड़की पहले मेरा मजाक उड़ा रही थी, वह स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा भय से भर गया। वह कुछ समझ